अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उतार सकते हो आप? उतारो पहले। सभी उतारेंगे, सब उतारेंगे। हाँ उतारेंगे। उतार लिया। प्रेजेंट टेंस, इट इंडिकेट द टाइम दैट, वर्तमान में जो चल रहा है उसको हम कौन सा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट। पास्ट टेंस, जो पास्ट मीन्स जो बीत गया है उसको कौन सा कहेंगे? पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस जो आएगा उसको कौन सा टेंस कहेंगे? फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट होंगे भाई? 4 पार्ट। इसको पहला बोलते हैं इंडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन टेंस पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए वो मैं पहले आपको बताऊं। टेंस से पहले कुछ आपको, क्योंकि टेंस आप जब ही पकड़ पाओगे जब पहले आपको बेसिक नॉलेज होगी इसके बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमको सबसे पहले जो स्टडी करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा वर्ब का। वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। हम मूल रूप से वर्ब के 2 पार्ट्स देखते हैं, प्राइमरी वर्ब एंड सेकेंडरी वर्ब। सर थोड़ा सा माइक को नजदीक लो। अब भाई और नजदीक लो। तो वर्ब के मूल रूप से कितने भाग देखेंगे अपन? 2। तो पहला प्रकार जो काइंड ऑफ वर्ब होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वर्ब।
और दूसरी प्रकार की जो वर्ब होगी सेकेंडरी। प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत हम 3 प्रकार के डेस्क्रिप्शन देखते हैं किसके, वर्ब के। एक तो होता है बी फॉर्म, एक होता है डू फॉर्म और एक होता है हैव या हैज फॉर्म। बी फॉर्म के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, टू बी और बीइंग को लिया जाता है। बी फॉर्म के अंतर्गत किसको लेंगे हम, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, टू बी और बीइंग को। आगे चल करके यदि ये आपके पार्ट हो ना सिलेबस का, तो इसका और डिस्क्रिप्शन से यानी विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा बी फॉर्म का, ठीक है। और डू फॉर्म के अंतर्गत, जो डू फॉर्म होती है इसके अंतर्गत 3 वर्ब्स आएंगी, डू, डज और डिड। हैव फॉर्म के अंतर्गत हम लेते हैं हैज, हैव और हैड। ये प्राइमरी वर्ब इसलिए कहलाते हैं, प्राइमरी वर्ब का हिंदी अर्थ होता है प्राथमिक क्रियाएं। कौन सी, प्राथमिक। और सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्रियाएं। ये प्राइमरी वर्ब इसलिए है क्योंकि इनका ग्रामर में डबल रूप होता है, यानी 2 प्रकार से फंक्शन करती है ग्रामर में। कैसे, एक तो ये अपना जो मूल रूप होता है ना, इससे मेन वर्ब का काम करेंगे, और जब ये टेंस में यूजेज होगा इनका तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में बता दूं आपको, मैंने कहा ही इज अ स्टूडेंट, और दूसरा मैंने लिया ही इज गोइंग टू स्कूल। यहां पर ये इज है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, मेन वर्ब। मतलब आपको कैसे पहचान में आएगा कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, यदि इनके साथ ये जो लिखा हुआ है ना मैंने, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, टू बी और बीइंग, इनके साथ यदि कोई एक और मेन वर्ब आ रही हो तब तो ये क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब। और यदि इनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आ रही हो तो ये स्वयं ही किसका काम करती है, मेन वर्ब का। तो ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। जबकि आप यहाँ देखेंगे इसके साथ क्या लग रहा है भाई, गोइंग लग रहा है, गोइंग। तो यहाँ पर ये इस किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए इनको हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इनके 2 फंक्शंस होते हैं, 2 प्रकार के कार्य होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, कोई सा भी उदाहरण किसी के रूप में ले सकते हैं आप, he does his work regularly, वह दैनिक रूप से अपना नियमित रूप से काम करता है। तो यहाँ पर डज जो आ रहा है ना, ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। किसके रूप में, मेन। जबकि मैं इसको यहाँ ऐसे लिख दूं, डू यू गो टू टेम्पल डेली। तो यहां पर ये डू गो के साथ यूज हो रहा है कि नहीं। तो ये डू है ना, यहाँ पर किसका काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि इनके डबल फंक्शन होने के कारण इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वर्ब, यानी प्राथमिक क्रियाओं के रूप में हम इन 3 प्रकार की फॉर्म को काम में लेते हैं। समझ में आ रही है आपके। अब सेकेंडरी वर्ब कौन सी होती है, वे वर्ब जिनका ग्रामर में मात्र एक फंक्शन हो, यानी वो मात्र मेन वर्ब का ही काम करती हो, उनको हम कौन से बोलेंगे, सेकेंडरी वर्ब बोलते हैं। समझ में आ गई। जैसे आप कोई भी वर्ब लेंगे, जैसे आपने ले लिया गो, ले लिया राइट, ले लिया है ना, रीड ले लिया, तो ये ऐसी वर्ब हैं
जिनको हम मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, अतः इनको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक वर्ब यानी सेकेंडरी वर्ब कहते हैं। समझ में आ रही है? तो आप इनको उतार सकते हो जल्दी। एग्जाम्पल जरूर लिख लेना इनके ना, इससे क्या पता लग जाएगा कि ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। लिख लिया? अब लिखिए डेफिनेशन ऑफ वर्ब। डेफिनेशन ऑफ वर्ब,
HAPPEN लगा दिया, हैपनिंग ऑफ एक्शन। थोड़ा गति से उतारो इसको, उतारो लिख ले इसको। लिख लिए? तो देखिए डेफिनेशन ऑफ वर्ब, वर्ब की परिभाषा। द वर्ड दैट शोज, ऐसा शब्द जो दिखाता हो, समथिंग हैपनिंग ऑफ एक्शन। एक्शन मीन्स कार्य, और हैपनिंग यानी का घटित होना, किसी कार्य का घटित होना यानी कार्य का होना जो दर्शाए। और बी समथिंग अर्थात कुछ होना, बी का मतलब होना, किसी का होना दर्शाए इज कॉल्ड वर्ब, उसको अपन क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ये भी और है, इसको क्या करेंगे? और, ऑफ को और कर दो। लिख लिया? अर्थात ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जावे, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहते हैं। देखिए स्मिथ इज रीडिंग ए बुक, स्मिथ एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है ना ये, तो इससे पढ़ने से क्या, इस परिभाषा के अनुसार आपको इस पढ़ने से क्या दर्शाया? कार्य का होना। समझ में आ रही है? और जॉन इज एन इंजीनियर, जॉन एक इंजीनियर है, तो मैंने इसको क्या बनाया? वर्ब बनाया, जबकि यहाँ ऊपर इज हेल्पिंग वर्ब था। तो बताइए अब ये इज यहाँ क्या दर्शा रहा है? किसी का होना, मीन्स जॉन का क्या होना? इंजीनियर होना। बैठे समझ में आपके? तो इसलिए यहाँ इज क्या है? मेन वर्ब है। ठीक, अब आगे देखिए आप, हटा दो इसको। लिख लिया सबने? यदि आपके ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो ना कि भाई वर्ब क्या होती है, तो जितने भी सजीव यानी पृथ्वी के ऊपर लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग मीन्स होता है सजीव प्राणी, एक होता है नॉन बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग। तो इसके अंतर्गत आएगा निर्जीव और इसके अंतर्गत आएंगे सजीव। अब सजीव में हम ह्यूमन बीइंग को लेते हैं, तो मानव को लेंगे कि नहीं, एक एनिमल को लेंगे, बर्ड्स को आते हैं ना, एक आता है रेप्टिलाइज जो रेंगने वाले होते हैं कि नहीं, वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, समझ में आ रही है? जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये अपने शरीर के अंगों से जो भी काम करते हैं, जैसे अपन मनुष्य है तो हम आंखों से कौन सा काम करेंगे? देखने का, मुंह से बोलने का, पढ़ने का, हंसने का, रोने का, समझ में आ रही है? जीभ से स्वाद चखने का, कान से सुनने का, हाथ से कोई काम करने का, समझ में आ रही है? तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो अपने बॉडी ऑर्गन से यानी शरीर के अंगों से जो भी काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। समझ में आ रही है? यदि उस परिभाषा से तुम्हारे समझ में नहीं है कार्य का होना और करना क्या होता है ये, ठीक है? तो जैसे हम कोई भी घर में काम करते हैं भाई, एक काम तो हो गया, काम ही क्रिया है, ठीक है? जो हम शरीर के अंगों से कोई काम करते हैं ना, वही क्या है? क्रिया है, ठीक है? नॉन लिविंग बीइंग जो होता है, जैसे ये पंखा है, ये नॉन लिविंग बीइंग है, मोबाइल है नॉन लिविंग है, पेन है नॉन लिविंग बीइंग है, समझ में आ रही है? तो अब ये क्या है? इसके तो कोई पार्ट ऑफ बॉडी से कोई काम नहीं करेगा, लेकिन ये पूरे सशरीर अपनी पूरी बॉडी को काम में लेकर के जो कोई काम करता है ना, उसको हम क्रिया कहते हैं। मानो कि एक पत्थर होता है ना, अब पत्थर को हम पानी में छोड़ते हैं तो डूबता है, तो डूबना एक क्रिया है।
अब पत्थर डूबने की क्रिया कर रहा है तो पूरा पदार्थ रूपी शरीर काम में ले रहा है, एक पार्ट ऑफ बॉडी, पूरे शरीर। समझ में आ रही है? पतंग है, पतंग निर्जीव है, अब पतंग आकाश में उड़ती है, सही है। अब पतंग का कोई एक पार्ट थोड़े उड़ेगा, वो तो उसका पूरा का पूरा शरीर, पूरे के पूरे पदार्थ रूपी शरीर से ही क्रिया करते हैं। तो नॉन लिविंग बीइंग होता है वो पूरे शरीर रूपी यानी पूरा पदार्थ रूपी शरीर काम में लेके क्रिया करते हैं, जबकि लिविंग बीइंग होता है वो अपने किसी शरीर के एक अंग से यानी ऑर्गन जो होता है, बॉडी ऑर्गन होता है, उससे भी क्या करता है, वो काम करता है। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ये एक दूसरा रूप है क्रिया का समझने का। समझ में? अब आगे देखिए क्रिया के रूप, हटा दो इसको, समझ में आ रहा है? फॉर्म ऑफ वर्क।
लिख लिया, थोड़ा गलती से उतारा। हो गया। देखो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की मुख्यतः कितनी फॉर्म्स होती है? वैसे आप चाहें तो एक इन्फिनेटिव और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी 5 फॉर्म इसकी लिख सकते हो, है ना। आपको जैसे बताई जाएगी अभी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लग जाता है, और इन्फिनेटिव में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाता है। दो प्रकार के होते हैं, फुल इन्फिनेटिव और नॉन इन्फिनेटिव, है ना। मतलब जिसके टू बेयर इन्फिनेटिव, जिसके टू नहीं लगा रहा हो फर्स्ट फॉर्म की। तो देखो फर्स्ट फॉर्म में मैंने आपको इतनी सी जो वर्ब लिखवाई है, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने लिखवाया गो, वेंट और गो लिखवाया ना। तो मैंने फर्स्ट फॉर्म के सेकंड फॉर्म का जो रूप है वो चेंज किया है, यानी गो का क्या किया है? वेंट। और थर्ड फॉर्म का क्या कर दिया? गो। ठीक है। इधर से मैंने लिखा थ्रो, थ्रू, थ्रोन, इस फॉर्म को। तो मतलब एक तो ये कि जिसके तीनों ही फॉर्म अलग हो। एक प्रकार की वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही अलग अलग हो। बैठे समझ आपके। दूसरा लिखा है कम, केम, कम। तो देखो इसमें क्या है? फर्स्ट और थर्ड सेम है, फर्स्ट और थर्ड सेम है, दूसरी बदली है। यहाँ लिखा है टीच, टॉट, टॉट, वहां फर्स्ट अलग है और सेकंड और थर्ड सेम है। बैठे समझ में? ये बताई दिया थ्रो, थ्रू, थ्रोन। फिर लिखा है मैंने रीड, कट और पुट, इसके तीनों, रीड, रेड, रेड। फर्स्ट में आएगी तो इसको रीड बोलेंगे, सेकंड में इसको रेड और थर्ड में रेड। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसकी तीनों ही फॉर्म समान है, कट, 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 पुट, 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 तीनों फॉर्म सेम है। नीचे आइए, प्लाउ, प्लाउड, प्लाउड, खेत में हल चलाना। तो इसमें क्या है? फर्स्ट फॉर्म तो डिफरेंट है और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? सेम है। इधर लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, यही इसमें है, फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट है और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? सेम है। तो इस प्रकार से, क्योंकि वर्ब का कोई अंत नहीं है, जितने भी हम काम करते हैं ना, कितने काम करेंगे हम बॉडी ऑर्गन से, वो सारी क्या है? वर्ब्स हैं। तो इनसे हम ये समझ सकते हैं कि वर्ब की जो 3 फॉर्म होती हैं, कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं जिनकी फर्स्ट और थर्ड सेम होंगी, कुछ ऐसी होंगी जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होंगी, कुछ ऐसी होती हैं जिनकी तीनों ही सेम होती है, कुछ ऐसी होती है जिनकी फर्स्ट डिफरेंट होती है और सेकंड और थर्ड सेम होती है। बैठे समझ में? तो ये आपने क्या देखा? वर्ब के रूप देखे, यानी वर्ब के मुख्य रूप से कितने फॉर्म्स होती हैं? 3। ठीक है। फिर देखिए आगे, ये आपको सारी बातें टेंस पढ़ने से पहले आनी चाहिए। जितनी भी आपको वर्ब याद होंगे ना, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा वर्ब आप याद करोगे, उतना ही इजी होगा आपको ग्रामर का कोई भी चैप्टर सीखना। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ जो मीनिंग्स होती है ना, वोकैबुलरी, इसमें लिखा भी है आपके सिलेबस में वोकैबुलरीज है। तो ये क्या है? सोल ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की आत्मा है ये। जितनी ज्यादा पढ़ोगे आप, उतना ही आपका जो नॉलेज है ना वो साउंड होता रहेगा। अब आप आइए नंबर 2, वर्ब के बाद सब्जेक्ट पर। किस पर? सब्जेक्ट।
हो गया, लिख लिया आपने। अब देखिए सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। देयर आर टू काइंड ऑफ सब्जेक्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं? 2 प्रकार के। अगर आप सब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछिए आपसे कोई किसी ने कि सब्जेक्ट होता क्या है, तो क्रिया करने वाला मतलब डूअर, DOER, डूअर यानी करने वाला, क्रिया करने वाला। क्रिया क्या है? मतलब जो भी हम कोई काम करते हैं, काम करने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। क्रिया करने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 काइंड ऑफ सब्जेक्ट। एक तो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं एक वचन कर्ता, और दूसरा होगा प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ही, सी, इट और सिंगुलर नेम यानी एक नेम या नाउन, क्योंकि नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड जिसका कोई नामकरण किया गया है। इसका स्केच नामकरण है ना, तो ये क्या है? नाउन है। ये डस्टर है तो ये नाउन है, समझ में आ रही? ये पंखा है तो ये नाउन है। जिसका भी कोई नाम है, समझ में आई, वो क्या कहलाएगा? नाउन। तो एक ही नाउन हो या एक ही नेम, नेम मीन्स नाउन, ये पक्का है। जैसे आपने कहा राम, तो राम एक नाउन है, लड़का नाउन है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि एक प्रॉपर है और एक कॉमन है। बाकी कोई भी नेमिंग वर्ड होता है वो सब क्या कहलाते हैं भाई? नाउन कहलाते हैं। तो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम यानी एक ही नाम को हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। और आई, अब जैसे आई है तो ये एक, जैसे आई बोलेंगे हम मैं, तो मैं तो एक ही हूं ना, लेकिन इंग्लिश में इसको पर्सन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन में लिया जाता है। आई और बी फर्स्ट पर्सन का होता है। ठीक है, और ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन को हम प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे और टू और मोर देन टू, 2 या 2 से अधिक, क्या? नाउन्स। 2 या मोर देन 2 यानी 2 से अधिक नाउन्स को हम क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। ये तो हम क्या है कि जैसे छोटी क्लासेस में देखते आते हैं, लेकिन इसके 17 रूल और हैं। किसके? सब्जेक्ट के। यानी सब्जेक्ट में ये इतना आसान काम नहीं होता कंपटीशन में जैसे अपन समझते हैं। तो ये तो क्या है, एक नॉर्मल डेफिनेशन है। हम आमतौर पर ये देखते हैं कि सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट रूल है सब्जेक्ट के, वो आपको लिखने पड़ेंगे सब्जेक्ट को पहचानने के। और ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, संभवतः आपको जरूर मिले। बैठी समझ में? तो ये तो इसकी क्या है भाई? मूल परिभाषा है सब्जेक्ट की। इसके अलावा और सब्जेक्ट को देखने का क्या तरीका है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक, लिख सकते हो ना आप लोग? लिखो।
कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आए ना तो उसको जरूर पूछें। ऊपर से भी ये तीनों लिखे हैं ना। हो गया? हो गया क्या? पीछे से लिख लिया? हाँ। इधर देखो, डिफरेंट टाइप्स यूजेज ऑफ सब्जेक्ट, है ना। मैंने सबसे पहले लिखा है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद एंड, यानी जब दो सब्जेक्ट आपको एंड से जुड़े हुए मिलते हो। सुन रहे हो? तो वी टेक इट प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम इसको कैसा मानते हैं? बहुवचन का सब्जेक्ट मानते हैं। सही है। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यानी राम और श्याम है ना, दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल माना, जब तो आपने आर लगाया है, नहीं तो क्यों लगाते हैं आप। किंतु दो नाउन एंड से जुड़ने पर, सुन रहे हो, एक नाउन को इंडिकेट करें, यानी दो एंड लग रहा है बीच में उनके, समझ में आ रही है? आपको लग रहा है ये अलग अलग है, किंतु दोनों मिलकर के एक ही बन रहे हो, समझ में आ रही है? अब आपको पहचानना कैसे है, मैं उसका एक सूत्र भी आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना सब, है ना। तो दो नाउन एंड से जुड़ने पर एक ही नाउन को इंडिकेट करें तो वर्ब सिंगुलर यूज करें, यानी वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। कैसे कहलाएगा? मैंने लिखा है माई अंकल एंड गार्जियन इज एट होम, मेरे चाचा जी एंड गार्जियन और अभिभावक, इज एट होम यानी वो घर पर है, समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि मेरे चाचा जी जो कि मेरे अभिभावक भी हैं, लेकिन अब तुमको कैसे पता लगेगा परीक्षा में, अगर ये एक ही है। तो ये ध्यान रखें, यदि प्रथम नाउन से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव लिखना नहीं है, केवल देख लो। जैसे आई तो है सब्जेक्ट, और इसका पजेसिव क्या होता है भाई? माई। वैसे ही वी का आवर, सी का हर, ही का हिज होता है ना ये। तो इनको कहते हैं संबंध कारक विशेषण। बैटरी समझ तुम्हारे? तो प्रथम नाउन से पहले कोई संबंध कारक विशेषण लगा हुआ हो, लेकिन दूसरे के पहले नहीं लगा हुआ, और वो एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो माना करो ये कि दोनों एक ही हैं। एक तरीका तो यह है पहचानने का। दूसरा तरीका क्या है? यदि एंड से दो नाउन जुड़े हुए हो
किंतु प्रथम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हो रहा हो, प्रथम से पहले आर्टिकल किसका प्रयोग हो रहा हो, दी का, जबकि एंड के बाद आने वाले नाउन के पहले किसका प्रयोग नहीं हो, दी का प्रयोग नहीं हो, तो समझ जाना कि ये क्या है, ये दोनों भी एक ही है। जैसे मैंने लिखा है ना, क्लर्क एंड कैशियर हैज गॉन, यानी क्लर्क जो कि कैशियर भी है, रोकड़िया भी है, वो जा चुका है। बैठे समझ में। तो एक तो तरीका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव से पहचानने का, दूसरा है आर्टिकल से पहचानने का, समझ में आ रही है। दूसरा एग्जांपल था हॉर्स एंड कैरिज इज कमिंग, यानी आ रही है, तो यहां पर क्या है, घोड़ा और गाड़ी। अब आप देखिए घोड़ा गाड़ी मिलकर के, अभी इसके पहले न तो कोई आर्टिकल लग रहा, न कोई पजेसिव प्रोनाउन लग रहा, नहीं लग रहा ना, फिर भी आप देखिए घोड़ा और गाड़ी अलग अलग करने पर नहीं आ सकते। घोड़ा गाड़ी अर्थात दोनों मिलकर के क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं कि नहीं। वही उदाहरण मैंने नीचे लिखवाया था, कैमिल एंड कार्ट, बुलक एंड कार्ट, यानी बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी, समझ में आ रही है आपके। तो ये दो, इसके लिए अगर ऐसे एंड से जुड़ा हुआ है नहीं ये, तो ये दोनों मिलकर के एक ही तो बन रही है। ऊंट गाड़ी जब ऊंट में वो होगा, गाड़ी ऊंट के साथ ज्वाइंट होगी, या बैल गाड़ी के साथ ज्वाइंट होगा, जब तो बैलगाड़ी कहलाएगी। बैठी समझ में। और फिर हम आगे इसके साथ क्रिया जोड़ते हैं कि भाई वो जा रही है कि आ रही है कि जा चुकी है कि खड़ी हुई है। बैठी समझ में तुम्हारे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, भाई बुल गाड़ी जा रही है, तो ये अकेली तो गाड़ी तो जा नहीं सकती, बैल जुड़ा होगा, दोनों मिलकर के क्या हो रहे हैं, एक। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक वचन का मानते हैं। समझ जाओगे। दूसरी बात है, ये बता दिया ना आपको, ये तीनों उदाहरण, मतलब एक तो ये वाला और पांचवा मैंने दो लिखा है, ये मतलब ये सिंगुलर माने इसको आप। फिर है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये एक इंग्लिश की प्रोवर्ब है। बैठी समझ में। आपने यदि वो हेरन और टोर्टोइस की कहानी सुनी हो तो उसका ये मॉरल होता है, मतलब नीचे इसकी शिक्षा होती है, स्लो एंड स्टेडी। अब हम एस लगा रहे हैं ना इसके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस लगाते हैं, किसके, वर्ब के। तो हम इस उदाहरण से ये मान रहे हैं कि ये स्लो एंड स्टेडी सिंगुलर होगा, जब भी तो आपने वर्ब के इस एस लगाया है। तो ये कैसे होता है, इसको कैसे मानेंगे, जितनी भी प्रोवर्ब है ना इंग्लिश की, समझ में आ रही है, वो एंड से जुड़ी हो तब भी उसमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। बैठे समझ में। इसलिए इसको बोलते हैं धीरे धीरे और लगातार काम करने वाला। धीरे धीरे और लगातार, अलग अलग नहीं है ये, धीरे धीरे और लगातार वो जीवन की दौड़ में सफलता प्राप्त करता है, विंस द रेस। ठीक है। ऊपर लिखा है दाल बाटी एंड चूरमा इज गुड राजस्थानी डिश। अब ये दाल बाटी एंड चूरमा तीन आइटम है, देख लो आप, फिर भी ये मिलकर के एक ही भोजन बनता है। बैठी समझ में। इसको क्या पहचानने का तरीका है, यदि भोजन के आइटम, नाश्ते के आइटम या फिर ड्रिंक्स के आइटम, ड्रिंक्स यानी पीने वाले, ये मिलकर के एक ही, यानी इसके पीछे मैंने लगा दिया दाल बाटी एंड चूरमा इज गुड डिश, डिश यानी एक पकवान यानी भोजन। बैठी समझ में। फूड, फूड यानी क्या होता है, भोजन होता है नहीं। तो अंत में मिलकर के डिश लग रहा हो, फूड लग रहा हो, ब्रेकफास्ट लग रहा हो या रिफ्रेशमेंट लग रहा हो, रिफ्रेशमेंट यानी नाश्ता और ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। बैठे समझ में। अब इसके पहले चाहे जैसे मैंने लिखा है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट आ गया, यहाँ क्या आ गया था, डिश आ गया, है ना। डिश यानी पकवान, ध्यान रखना। मैंने लिखा सोडा एंड वाटर इज कोल्ड ड्रिंक, ये एक कोल्ड ड्रिंक है कि नहीं। सोडा वाटर जिसको बोलते हैं पेप्सी, कोका कोला, ये सोडा वाटर है ही। बैठी समझ में। तो ये सोडा एंड वाटर लिखने में तो ऐसा आएगा, लेकिन ये मिल करके तो एक ही कोल्ड ड्रिंक बन रही है, बन रही है कि नहीं। तो अंत में एक ही ड्रिंक्स हो, एक ही ब्रेकफास्ट या रिफ्रेशमेंट हो, फूड या डिश हो, ये मिल करके चाहे आइटम वो कितने भी हो सकते हैं, एंड से जुड़े हुए हो सकते हैं वो, लेकिन हम इनको कैसा मानेंगे, सिंगुलर। और हम वर्ब भी हमेशा किसकी प्रयोग करेंगे, सिंगुलर की। समझ में आ रही है तुम्हारे। तो ये प्रयोग अभी तो ये एंड के ही हैं, एंड के ही नियम है ये सारे, अभी तो बहुत से चलेंगे। अगर तू पढ़ेगा, ध्यान से देखेगा तो ये ही क्या है,
यही वहां एग्जाम में पूछे, इतने इजी नहीं पूछे जाते जैसे आप पढ़ते हो नॉर्मली। सीईटी तो दुनिया ही सही करेगी। फिर कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कंपटीशन में है आपको एक उलझाना, दैट इज मीन कंप्रेहेंशन टेस्ट ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट के दिमाग की जांच करना, कितना दिमाग चल रहा है इसका, तो इसका विशेष ध्यान रखना। हटा दो इसको, समझ में आ गया? नंबर 2 लिख लो।
ये वर्ब भी लिखना है ना कोस्टल में, हाँ लिख ली। हाँ अभी तक देखिए, लिख ले, हो गए। देखो, वन ऑफ दी प्लस नाउन प्लूरल में ध्यान रखोगे ना। देखो, वन ऑफ दी यदि लिखा हुआ है, इसमें दो प्रकार के एरर पूछे जाते हैं आपसे। कैसे कि आपको वहां एग्जाम में वन ऑफ दी लिखा हुआ मिला है और वन ऑफ दी के पीछे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसमें, तो समझ लो ये सिंगुलर नहीं आता, हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। मैं नाउन की बात कर रहा हूँ, वर्ब की बात नहीं कर रहा। वन ऑफ दी के जस्ट पीछे आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाता है, प्लूरल में। किंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर की आती है, बैठे समझ में। लेकिन वो वन ऑफ दी होना चाहिए। अब ये क्यों होता है आप समझ लो। जैसे आप स्टूडेंट हो तो मैं ऐसे कहूंगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अर्थात स्टूडेंट्स में से कोई एक, इसका मतलब ये होता है। तो वन के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब यूज करते हैं, न कि स्टूडेंट्स के लिए। मतलब न कि यहाँ कोई नाउन जो प्लूरल में आता है ना, उसके लिए नहीं करते, हम करते हैं वन ऑफ दी, अर्थात किसी भी बहुत से नाउनों में से एक, इसके लिए ये वर्ब यूज आती है। बैठे समझ में। अधिकांशतः पूछा जाता है, ये मानो आप ही, क्योंकि भाग करके स्टूडेंट क्या करेंगे, नाउन प्लूरल में देखेगा और प्लूरल ही यूज कर देगा यहाँ पर, यानी वर्ब को प्लूरल यूज कर देता है। समझ में आ रही। तो ध्यान रखना, वन ऑफ दी के बाद नाउन तो प्लूरल में आएगा, किंतु आपको वर्ब कैसी यूज करनी है, सिंगुलर। वन ऑफ द स्टूडेंट हैज आंसर्ड माय क्वेश्चंस, समझ में आ रही है। और वन ऑफ दी के पीछे कैसा आ रहा है, स्टूडेंट्स, नाउन प्लूरल में है, किंतु वर्ब मैंने कैसे लगाई, सिंगुलर, हैज। जबकि वो ऑप्शन में हैव भी आएगा और आप भग करके हैव करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपको तो स्टूडेंट दिख रहा है ना, इसलिए, न कि वन ऑफ दी। समझ में आ रही है। दूसरा ध्यान रखना, आपसे कितने भी उदाहरण है ये ऐसे ही यूज में होगा, ठीक है। नंबर 2, मतलब थर्ड रूल है इसका, व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड विद एज वेल एज। दो सब्जेक्ट आपको एज वेल एज से जोड़ करके दे रखे हैं, सुन रहे हो, विद से जोड़ के दे रखे हैं, अलॉन्ग विद से जोड़ के दे रखे हैं, बिसाइड से जोड़ के दे रखे हैं, या और से जोड़ के दे रखे हैं, है ना। तो देन वी यूज वर्ब एज फर्स्ट सब्जेक्ट। किसके अनुसार करें, पहले वाले सब्जेक्ट अनुसार आप वर्ब यूज करें। आई एज वेल एज ही रीडिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन, मैंने लिखा इज और एम लिखा है, बताओ क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, देखो, मतलब हम खूब कह रहे हैं आपसे, फर्स्ट सब्जेक्ट यानी पहला सब्जेक्ट इसमें आई है, दूसरा इसमें ही है, तो ये इसका फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये इसका सेकंड सब्जेक्ट है, तो आपको आई के अनुसार यूज करना पड़ेगा वर्ब। और यहाँ क्या आएगा, इसमें एम। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है, बैठे समझ में। क्योंकि बक करके क्या कहेंगे, ई के साथ एम तो कभी आ ही नहीं सकता, आ सकता है बशर्ते कि इनसे जुड़ा हुआ हो, बैठे समझो तुम्हारे। और आई के साथ यदि आपको इज यूज करना हो ना, तो जोड़ दो, लेकिन इसका उल्टा कर दो। क्या, जैसे आप ही को तो पहले लिया और आई को यहाँ लिया हो, तो अब पहला सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ही होगा कि नहीं। तो आप इधर आई आएगा, फिर भी हमको इज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने में क्या है, किससे जोड़ रहा है, एज वेल एज से जोड़ रहा है, ठीक है। हरी विद हिज फैमिली मेंबर्स, आ रहे ना मेंबर्स, गोइंग टू मार्केट। अब बताइए आप इज और आर में से क्या लगाओगे, आर। देखो, मतलब तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रही, सीधी सी बात है। किससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। जब विद से जुड़ा हुआ हो, अलॉन्ग विद से जुड़ा हुआ हो, बिसाइड से जुड़ा हुआ हो, एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो, तो हम वर्ब किसके अनुसार यूज करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। बताओ फर्स्ट सब्जेक्ट हरी है या फैमिली मेंबर है, तो क्या आएगा, दो में से क्या आएगा। मतलब तुमको शायद ये भी पता नहीं है, नहीं तुम्हें ये भी पता नहीं है कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को कैसे पहचानते हैं, ये पता नहीं है तुमको। देखो ये तो लिख लो, मैं तो एक शॉर्ट रूल बताता हूं तेरे को, लिख।
लिख लिया? पहले देख लेना आराम से आप। देखो मैंने यहां लिखा इज एम आर, है ना। इसमें आपसे कोई यूं ये बताओ सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है, जो जोड़ा होता है ना, जैसे इज एम आर का जोड़ा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज आएंगे, अलग अलग यूज नहीं कर सकते, पास्ट में नहीं कर सकते इसको। तो जिस जोड़े के साथ जिस वर्ब के एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वो हमेशा सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर। तो इज एम आर में से ये इज है ना, ये सिंगुलर है, आर प्लूरल है, और एम तो डेफिनेट ही आई के साथ आता है। ठीक है। वाज और वर बताओ इसमें सिंगुलर क्या है? समझ में आ रही है? हैज और हैव क्या है? हैज क्या है? सिंगुलर। डज और डू, रीड्स और रीड, कम्स और कम, और गोज और गो में गो। अब इसमें देखिए ये सब है ना, ये वर्ब है। क्या है? ये एक और दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि अब ये एस लगाना बता दिया ना। एक तो वर्ब होता है, एक होता है नाउन। होता है नाउन। जैसे आपने लिखा बॉक्स, लिख लिया, तो बॉक्स यानी बक्सा, दिख रहा है ना आपको। आपने लिख लिया मोबाइल, मोबाइल दिख रहा है ना आपको, मतलब ये नाउन है। तो अगर किसी नाउन के ऐसे एस लग गए ना, नाउन के, तो वो प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब के ऐसे एस लग गए तो वो सिंगुलर हो जाएगी। बिल्कुल अपोजिट रूल है दोनों का ही। बैटरी समझ तुम्हारे? मैंने अगर बॉक्स का बॉक्सेस कर दिया ना आपके सामने, और मोबाइल का मोबाइल्स कर दिया, तो ये क्या हो गया? प्लूरल, क्योंकि ये नाउन है, ये क्या है? वर्ब है। वर्ब के ऐसे एस लगने से सिंगुलर होगा, जबकि नाउन के ऐसे एस लगने से हमेशा क्या हो जाता है? प्लूरल। ठीक, ये दोनों का डिफरेंट है। हटा दो इसको। समझ में आया तुम्हारा थोड़ा थोड़ा? और इतनी मेहनत करोगे ना बहुत जबरदस्त, जब जाकर के कोई थोड़ा बहुत अचीवमेंट मिलता है। आगे देखिए, यदि और लिखोगे थोड़ा सा, आपको टाइम क्या हो रहा है, थक रहे हो बार बार मोबाइल और देख रहे हैं ना। एक रूल और लिख लो ना, फोर्थ चलेगा नहीं?
हो गए। अब देखिए देयर, यहाँ मैंने ब्लैंक यानी रिक्त स्थान छोड़ा है। नाउन प्लूरल हो ना, तो आपको वर्ब भी कैसे यूज करनी पड़ेगी, प्लूरल। ध्यान रखना, ये देयर अपने साथ सिंगुलर भी लेता है तो प्लूरल भी लेता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। अब देयर के साथ, अब क्योंकि आप तो इसको देखोगे पीछे से तुमको मतलब ही नहीं है, ऐसे भी तो है ना, तो नाउन सिंगुलर होगा ना तो आपको वर्ब सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी। जैसे देयर आर 2 वुमेन इन द फील्ड, मैंने लिखा है यहाँ, तो WOMEN सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। WOMAN बाहरी विद्वानों, MEN लग जाए ना, MAN के MEN प्लूरल है। पुलिसमैन POLICEMAN सिंगुलर है, MEN लग गया तो प्लूरल है। बैठी समझ में? तो WOMEN ये प्लूरल है, बैठी समझ में? और WOMAN ये सिंगुलर है, समझ में आ रही है? तो देयर के साथ यहाँ आपको ब्लैंक मिल रहा है, यहाँ है 2 वुमेन। अब बताओ सिंगुलर के साथ 2 कैसे लग जाता, लग सकता है क्या? 2 यानी क्या होता है, 2। तो प्लूरल है जब भी तो 2 लगा होगा, बहुवचन होगा जब भी तो 2 लगा है ना ये। तो देयर आर 2 वुमेन, तो ये 2 वुमेन जो कि प्लूरल है, अतः आपको यहाँ आर का प्रयोग करना पड़ा, ठीक है। यहाँ ए वुमेन सिंगुलर है, अतः आपको यहाँ किसका प्रयोग करना पड़ा, इज का। जबकि सब्जेक्ट यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो है वो देयर ही है, किंतु आप यूज यहाँ आर कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, इज कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने रूल लिखाए आज आपको, ये 4। कल आप इनको थोड़ा सा लर्न करके, है ना, नहीं समझ में आया तो आप उसको पूछना, एक बार पूछोगे जब तो समझ में आएगा, बैठे समझ में। अब आज का इतना ही, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। अब बुला लो तुम्हारे सर को। कितने ये कितने गुरुजी पढ़ाते हैं अब आपको? 3 पढ़ाते हैं ना। अरे स्टूडेंट तुम इतने से ही हो, और यहाँ पे नहीं आ रही हूँ, गुड़ा में बोलते। अब यहाँ की बात है, गुड़ा की बात थोड़ी है। आएंगे अब देखो क्या है कि जब इस आड़ जाड़ से पढ़ाते हैं ना भाई, तो बहुत हिसाब से और रूल्स को उसी हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि अब ये बनेगा, अब ये इसको सारी दुनिया देखेगी तो सर कैसे पढ़ा रहे थे, और नहीं वैसे नॉर्मल पढ़ोगे, पता नहीं तुम्हारी समस्या का तो पता ही नहीं लगता, तुम क्या जानते हो और क्या नहीं जानते। अभी तुमको नाउन प्रोनाउन का भी ज्ञान है कि नहीं, ये भगवान ही मालिक है, बैठे समझ में। तो जो बेसिक होगा ना इसका, नाउन प्रोनाउन का, ये सबसे पहले बहुत जरूरी होता है, समझ में आ रही? लो सर, चुप रहे करके भी नहीं पढ़ सकते आप, बीच बीच में है ना कुछ प्रश्न भी पुटअप किया तो तुमको पता कैसे लगेगा? जीके वाला गुरुजी को बुला लो, जीके क्लास हो गई। इसको बंद कर दिया था बीच में तुमने? नहीं सर, तो ये तो 17 मिनट पे खुद ही रुका।